अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को एक पॉलिसी के तहत अपनाया हुआ है। भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टर माइंड अजीत डोवल है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त ना कर सके। अल जजीरा को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि इस्लाम में जिहाद या कताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या गिरोह को इख्तियार नहीं है। फितना अल खारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि खारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमला करते हैं, जबकि फितना अल हिंदुस्तान की इस्तिलाह उन दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत, सपोर्ट हासिल है। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप के खिलाफ इंडिया से ताउन के लिए तैयार है और इंडिया को भी BLA और मजीद ग्रुप के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता और किसी भी तरह से किसी भी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, ना कि इसका सहूलतकार। टेक्नोलॉजी के दौर में भारत ये साबित नहीं कर सका कि पहलगाम वाक़े के हमलावर कौन थे। भारतीय अवाम से झूठ बोला गया। हम जंग नहीं, आम चाहते हैं। बिलावल का कहना था कि दहशतगर्दी का आगाज़ अफगानिस्तान से हुआ, अलकायदा और दीगर गिरोहों के जरिए फैलाव हुआ। दहशतगर्द का लफ्ज़ 9/11 के बाद आया। इससे पहले ऐसे ग्रुपों को फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर देखा जाता था, जाना जाता था और अफगानिस्तान और सर्द जंग के दौरान लड़ने वालों को इसी तरह देखा गया। बिलावल ने कहा कि उस वक्त भी उनकी वालिदा और उनकी सियासी जमात इस बात की हम ख्याल नहीं थी। बिलावल का कहना था कि हम माजी से भाग नहीं रहे और ना ही माजी की हकीकतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज पैनल में हमारा साथ देंगे ज़ैकम खान, हम्माद गजनवी, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद साहब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि अजीत डोवल दहशतगर्द नेटवर्क्स का मास्टरमाइंड। डोवल डॉक्ट्राइन खित्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा है। इस दहशतगर्द डॉक्ट्राइन का सद्देबाब करने के लिए मजीद क्या क्या इकदाम उठाने होंगे या उठाए जा सकते हैं? शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले आपका कमेंट। महक, देखिए, कोई अजीत डोवल एक नया कैरेक्टर नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के अंदर। ये 6 साल पाकिस्तान में इंटेलिजेंस पोजीशन के ऊपर इंडियन सफारत खाने में इस्लामाबाद में काम कर चुका है और 6 साल में इसकी ऐसी कामयाबी थी जो ये एक यूनिक चीज़ थी कि 3 साल का टेन्योर होता है, इसको डबल करके 6 साल टेन्योर दिया गया और इतना कामयाब था और इतना ये यानी मकबूल भी था पाकिस्तान के हलकों के अंदर, पाकिस्तानी जहाँ पर ये सोशल हलके हैं, कि इसको जहाँ पे भी चाहता था वहाँ पे इसकी पहुँच थी। लाहौर कराची कोई इसके लिए मसला नहीं था, लाहौर में इसका बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था। दूसरी बात, ये नरेंद्र मोदी का साथी है। ये 2013 में, अभी नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म जब नहीं बना था तो ये उस वक्त 2013 में इसने एक वहाँ पे थिंक टैंक में एक ओपन पब्लिक एड्रेस किया था वहाँ के थिंक टैंक को, जिसमें उसने ये कहा था, अजीत डोवल ने, कि मैं पाकिस्तान को या हमें पाकिस्तान को उस तरीके से डील करना चाहिए कि पाकिस्तान अपना आप भूल जाए, यानी हमें भूल जाए और उसके मगरब की तरफ से उसके ऊपर इस किस्म का हमला किया जाए, जो कि फिर आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर और फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से जो मामलात हुए वो हमारे सामने आए। ये पिछले 13 साल की कहानी है, यानी 11 साल की कहानी है। ये पिछले 10 साल से ऑलरेडी NSA पहले है, अभी भी है वहाँ पे, और उसके बाद अब 11वां साल जब ये मोदी साहब का तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है, तो वाहिद आदमी है जो कि इतने लंबे टेन्योर के लिए मोदी साहब के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी कौन है? मोदी बुचर ऑफ गुजरात है। तो जब आप बुचर ऑफ गुजरात और अजीत डोवल को आपस में मिलाते हो तो आप वो एक डुओ समझते हो, एक जोड़ी ऐसी समझते हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमले करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, ये उनका मकसद है। चाहे वो जंग की शक्ल में मोदी करता है या BLA की शक्ल में बलूचिस्तान में जो मामलात आते हैं, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से TTP की तरफ से जिसको कहा जाता है हम पे हमले होते हैं, जो खवारिज हैं। दूसरी बात,
आज ही के दिन में या कल ही के दिन में आपने सुना होगा कि एक अफ़गान जनरल का इंटरव्यू है जिसमें उसने कहा है कि हमारी जो यानी उनकी तहरीक तालिबान जो है अफ़गानिस्तान की, वो इंडिया से पैसे लेके इस अंडरस्टैंडिंग पे पैसे लेती है और बेशुमार पैसा लेती है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और बलूचिस्तान के ग्रुपों को बिल्कुल कोई गज़न नहीं पहुंचने देंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनको फ्री मौका देंगे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना अमल कर सकें। इसलिए आप देखते हैं कि बावजूद बारहा कहने के जो तालिबान जो हैं, तालिबान की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में वो बिल्कुल से कोई ऐसा अमल नहीं करती जिसके अंदर कि इनको चेक किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं ख़ुद 2013 से अजीत डोवल और इसके ऊपर मोदी के ऊपर लिख रहा हूँ। मुझे हैरानगी है कि वो कि अच्छा हुआ कि अभी भी सामने आ जाना चाहिए। आपका सवाल करना क्या चाहिए? करना वही चाहिए जो कि हम इससे पहले ज़रब-ए-अज़्म में कर चुके हैं, करना वही चाहिए जो हम रद्दुल फ़साद में कर चुके हैं। पाकिस्तान को एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मौसर किस्म की और मरकूज़ एक एफ़र्ट चाहिए इन लोगों को ख़त्म करने के लिए कि अगर हम पहले इनको साफ़ कर चुके हैं तो क्या वजह है कि हम अभी इनको साफ़ नहीं कर सकते। मेरा अपना ख्याल ये है कि गो के पाकिस्तान पे चैलेंजेस इस वक्त हर तरफ से हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस मामले के लिए कम से कम, और हमारे पास इतनी कैपेसिटी और ये काबिलियत है कि हम ये काम कर सकें। मेरा ख्याल है उसी तरीके से ध्यान दे के इनका सफाया करना चाहिए जैसे हम आज से पहले कर चुके हैं। ठीक है ज़ैकब साहब, आपकी तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो और DGISPR दोनों ने आलमी मीडिया पर बहुत दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। जंगी महाज हो जाए, सफारती महाज हो जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी नसीब हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, एक मुहिम जो चल रही थी, आपको लगता है उस गुब्बारे से हवा निकल गई, ठुस हो गई सब चीज़ें, बयानिया दफन हो गया उनका? देखिए, आपको ये मालूम है कि भारत के रफ़ाल जहाज़, ये रफ़ाल शफ़ाल पूरी एयरफोर्स 4 दिन के लिए ग्राउंड हो गई। यस। लेकिन उससे भी एक बड़ा दिलचस्प काम हुआ था, और वो दिलचस्प काम ये हुआ था कि उनका जो सफारतकारी का रफ़ाल है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वज़ीर ख़ारजा साहब, जी, जंग के बाद वो ग्राउंड हो गए। उनका पता नहीं था भारत को कि वो किधर है, बाहर नहीं निकल रहे थे, और दुनिया में तो उनको कहीं वो दिखाई नहीं रहे थे। भारत के अंदर इतना बड़ा रिएक्शन आया था भारत की सफारतकारी की इस तारीख़ी नाकामी पर कि भारतीय कौम को ये बताया गया था कि मोदी साहब तो बस अमेरिकी जो सदर है उसके बाद दूसरे नंबर पे मोदी साहब हैं, और अमेरिका के बाद अब दूसरे नंबर पे भारत है। और भारतीय कह रहे थे भाई किधर, इधर तो कोई चावल खाने इसराइल और तालिबान के अलावा कोई आया ही नहीं है, तुमने कैसी सफारतकारी की है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और उसमें यकीनन जो स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि वो फेस होते हैं आपकी डिप्लोमेसी का, वो पूरी कौम की बिहाफ पे बोल रहे होते हैं, तो उनका अपना एक क्रेडिट बनता है। तो हमारी जो फौजी सफारतकारी थी, उन्होंने जिस तरह प्रेजेंट किया, एक तो मुस्तकिल स्पोक्स पर्सन है DGISPR, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो दूसरे लोग भी आए हैं, मसलन औरंगज़ेब साहब जो एयरफोर्स से आए थे, जी, उनकी सारी दुनिया बातें करती है कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की कामयाबियों को इतनी बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया कि उसकी वजह से पूरा नैरेटिव ही उलट गया। बिलावल भुट्टो साहब सिविलियन साइड से जितनी मैच्योरिटी के साथ, जितने एतमाद के साथ, जितने कंपोजर के साथ मुश्किल तरीन सवालात को, मुश्किल तरीन जर्नलिस्ट को वो हैंडल कर रहे हैं, तो उन्होंने यकीनन बहुत थोड़े वक्त में अपना सिक्का बनवा लिया है। और हम तो बड़े दिन से कह रहे थे जरदारी साहब को कि मत छुपाओ इस नौजवान को, इसको आगे आने दो। अब ज़ैकब साहब, इसमें हमें फील्ड मार्शल को भी याद रखना है ना, क्योंकि सारी चीजों को तो लीड उन्होंने ही किया ना। देखिए इसमें हमारी जो एक कामयाबी का, मैं उसकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि पूरा जो चेन ऑफ इवेंट्स है, और उसमें फील्ड मार्शल साहब भी और पूरी मिलिट्री भी, देखिए कामयाबी के साथ हर कोई हाथ मिलाता है और नाकामी के साथ कोई नज़र नहीं आना पसंद करता। तो ये पाकिस्तानी फ़ौज का एज एन इंस्टीट्यूशन जो बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान का पूरा वेट ही बदल गया, पूरा इमेज ही बदल गया कि दुनिया की एक बड़ी ताकत जो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा फ़ौज पे खर्च करती है, उसके एक इक्वल के तौर पर क्या, उससे बेटर के तौर पर सामने आई। तो ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब
उस फौज के सरबराह हैं और उस लिहाज से बहुत अहम है। और उसमें फिर ये सारा काम, ये जिल्लत और रुसवाई हासिल करने के लिए भारत ने जो खुद किया कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के, बगैर उन लोगों को पकड़े जिन्होंने एक दहशतगर्दी का वाकया किया था, उन्होंने एक ऐसी जंग छेड़ी जो पोटेंशियली एक न्यूक्लियर वार बन सकती थी। पूरी दुनिया शडर करती है इस तसव्वुर से ही कि दो न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने आ जाए, क्योंकि एक हादसा, एक गलती, कोई गलत प्रोजेक्टाइल का, गलत मिसाइल का फेंका जाना, उसके नतीजे में दुनिया तबाही की तरफ जा सकती है। और ये भारत ने किया। इसकी वजह से भी भारत की सफारतकारी पर ज़रब पड़ी। अब पाकिस्तान की जो सफारतकारी हुई उसका आप मोमेंट देखिए। वो एक ऐसा वक्त है जो बहुत मुश्किल वक्त है। ये ग्रेट पावर राइवलरी का वक्त है कि दो दुनिया की बड़ी ताकतें, एक इस्टेब्लिश्ड पावर और एक नई उभरती हुई ताकत, वो आमने सामने हैं। और दुनिया को जो इस्टेब्लिश्ड ताकत है वो मजबूर कर रही है, धकेल रही है कि अपने आप को हटाओ इधर से, वरना हमें तुम्हें करीब नहीं आने देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सफारतकारी का कमाल ये है कि इस तरीके से पाकिस्तान ने अपने एडवांटेज के लिए प्ले किया है कि अमेरिका और वेस्ट के साथ भी उसके ताल्लुकात खराब होने की बजाय वार्म हुए हैं जी, वार्म की तरफ गए हैं। और चीन का तो साथ है ही कि हमारे जो उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो तो कितना गहरा हो चुका था, वो भारत ने दिखाया, वो भारत के साथ जंग ने दिखाया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कितने गहरे हो चुके हैं। एक गहरा ताल्लुक भारत और इसराइल का भी है, लेकिन वो किसी काम नहीं आया जगम साहब। अब जरा इफ्तिखार साहब की तरफ बढ़ते हैं। इफ्तिखार साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब इफ्तिखार साहब आप कहेगा, भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली BLA मजीद ब्रिगेड, कहा बिलावल ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि भारत इनके खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान का साथ दे। आपको लगता है कि भारत मान जाएगा ये बात, या किसी तौर पर इस पर राजी हमें नजर आएगा, ये इन फ्यूचर कुछ ऐसा कर सकता है खित्ते की भलाई के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि BLA के तो अपने ही लोग बैठ के भारत के टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेगा भारत, वो तो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करता। और जिस तरीके से शहजाद साहब ने बहुत गहराई से इस आदमी का हवाला दिया आपको, अजीत का, जी जी, और मैं तो हैरान रही हूँ कि वो पाकिस्तान में इतना अरसा सफारतकारी करता रहा। अगर मैं उस वक्त हुक्मरान होता तो मैं शायद उसको हुकूमत को कहता कि इसकी सफारतकारी की मुझे ज़रूरत नहीं है, नया सफारतकार यहाँ पे कोई और भेज दिया जाए। जबकि मैं सब कुछ जानता था कि वो 80 साल का बुढ़ा किस खेल में मसरूफ़ है। तो ये भी हमारी कुछ ऐसी कोताहियाँ हैं जो मजबूर हमें करती हैं कि हम ऐसी बात करें। जो आदमी 2013 में ये प्लान करता है और फिर जो 2014 में उस आदमी के साथ शामिल हो जाता है जो इस पूरे इलाके को हिंदुइज़्म के हवाले से देखता है, सोचता है, समझता है और कहता है कि इसके अलावा यहाँ पे और कोई तहजीब है ही नहीं, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। और ये दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने के लिए अजीत इस मामले में भरपूर कोशिश कर रहा है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपने साथी से कि अगर ये दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई तो इसमें अजीत का रोल बहुत ज़्यादा अहम होगा। ये तो DGP कह रहे हैं ना, क्योंकि जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है और जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है और जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आके हमारी अफवाज पे हमले किए जा रहे हैं, वो इस बात का बैन सबूत है कि हिंदुस्तान की तमाम जो शर की पॉलिसी है उस पर अमल हो रहा है। और न सिर्फ अमल हो रहा है बल्कि उसकी निगरानी भी की जा रही है। कुछ दिनों के लिए रुकावट उसमें आई थी जब ये 4 दिन का वाक़या हुआ था, उसके बाद उससे बदतर हालात वहाँ पैदा हो रहे हैं। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को आपका सवाल है कि इस डॉक्ट्राइन का सदबाब करने के लिए क्या इक़दाम, मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी दो साल के लिए आप अपना डेवलपमेंटल बजट की कटौती कर दें। आप अपने फ़ौज के जवानों को लड़ने के लिए वो हथियार फराम करें, वो जैकेट्स फराम करें, वो उनको चीज़ें फराम करें जिसकी उनको ज़रूरत है। क्योंकि दुश्मन जो है वो खेल हमारे साथ बहुत डेंजरस कर रहा है। एक सरहद पे खुद बैठ रहा है और एक सरहद को अंग्रेज उसने वहाँ पे हमें कर दिया है। तो ये बहुत ख़तरनाक खेल है और इस ख़तरनाक खेल से हमें नुकसान होगा। और ये पाकिस्तानी जो है ना फुलझड़ियाँ छोड़ने वाले और बातें करने वाले इंटेलेक्चुअल,
میں ان کے تمام انٹلیکچولی کی حمایت کرنے کے باوجود ایک بات کہتا ہوں، یہ ملک ہوگا تو تمہاری یہ دانشوری چلے گی نا. بالکل. اگر یہ ملک ہی نہیں ہوگا، اس کی سرحدیں نہیں ہوں گی، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، تو تمہاری کتابیں، تمہاری تحریریں، تمہارے مضامین کس ٹی وی پہ دکھائے جائیں گے، کہاں چلاؤ گے، کہاں چھپیں گے، کہاں سے تعریف کرواؤ گے؟ تو پاکستان کے تمام لوگوں کو یکجان ہو کے اس اجیت کی جو سازش ہے اس خطے کو تباہ کرنے کی، اس کے خلاف ڈٹنا چاہیے، اور اپنی افواج کو اس سلسلے میں غیر مشروع سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں اتنے ڈرون خریدو کہ بلوچستان کے اوپر ڈرونوں کی ایک چھتری ہو جائے، ایک ایک آدمی کو چن چن کے مارو. How can they dare to enter in our country? How? They should not be allowed to enter. اور یہ جو افغانستان کے ساتھ ہم جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے. صحیح. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور یہ ثابت ہمیں کرنا ہے انٹرنیشنل فریم ورک میں. جس طرح آپ کہہ رہے ہو بلاول اور ہنا کوشش کر رہی ہیں، ہمیں وہاں بتانا ہے کہ وہاں پہ کھیل کیا ہو رہی ہے. مین نشانہ جو ہے وہ یہی سوچنا چاہیے کہ دہشت گرد ہو ہمارا. اور بالکل افتخار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. حماد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بلاول نے ایک بڑا اچھا سوال کیا اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے کرن تھاپر کو دیا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کی ریسرچ ہوتی ہے، ثبوت بھی سامنے آ جاتے ہیں، فورینزک بھی ہو جاتی ہے. انڈیا ابھی تک پہلگام واقعے پہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا. ہم نے جب بات کی انڈین دہشت گردوں کی، وہ چاہے کلبھوشن یادو ہو، میجر سندیپ ہو، اشوک کمار آنند ہو، ہم نے باقاعدہ فوٹیجز دکھائی، ہم نے پوری دنیا کے سامنے ثبوت رکھے. بھارت کوئی ثبوت دے ہی نہیں سکا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ آ کے، اسٹیج پہ آ کے، کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. آپ نے جو جس طرف اشارہ کیا ہے بلاول کی گفتگو کی طرف، وہ ہمارا موقف ہے، اور ہم نے وہ موقف بڑی دیر سے اپنا رکھا ہے، اور ہم اسے دہراتے چلے جا رہے ہیں. بالخصوص یہ پہلگام واقعے کے بعد ہمارا موقف جو تھا وہ معقول تھا. ریاستی سطح پر اس میں کوئی سکم نہیں نظر آیا. ہم نے پھر اس کو مستقل اپنایا، اس موقف کو. یہ مؤثر موقف تھا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، آپ دوسری طرف دیکھیے کہ ہندوستان کا، جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، ہندوستان کا موقف کمزور تھا، نامعقول تھا، اور اسی لیے دنیا نے اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں. کہ یعنی دنیا نے اس کی بات پر اعتبار ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں میں بڑا ملک ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، میری بات مان لیجئے، میرے تو ویسے بھی آپ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں مغرب کے ساتھ، تو جو میں کہتا ہوں آپ مان لیجئے، منوان تسلیم کر لیجئے، چاہے میں آپ کو کوئی ثبوت نہ دوں. تو یہ رویہ ان کا، یہ رویہ ہی ہندوستان کے لیے خرابی کا باعث بن رہا ہے. ہندوستان اپنے تمام روابط میں یہ رویہ اختیار کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اپنے سارے علاقے میں ہندوستان کا کیا رویہ ہے، یہی جس کی طرف، یعنی چین سے لے کر نیپال تک. کیا وجہ ہے کہ آپ کے تمام ہمسایوں سے تعلقات خراب ہیں؟ اسی لیے خراب ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جنگو، یہ جو دوول اور یہ سارے لوگ مل کر اس وقت ہندوستان میں فیصلہ سازی کر رہے ہیں مودی صاحب کی سربراہی میں، یہ بہت ہی جنگوئسٹک طریقہ کار ہے، بلیجرنٹ ہے. یعنی یہ اپنے ہر معاملے کو ایکسپینشنزم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو طاقت سے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور مسلسل ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے. جن ملکوں سے پہلے ان کے کچھ نہ کچھ تعلقات چل بھی رہے تھے، ان کو بھی ناراض انہوں نے کر دیا، حتیٰ کہ اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے. اور بھی اپنے آپ دیکھ لیجئے خطے، کیا کہ ایک ایک ملک کا نام گنوانا. ہمارا پاکستان جو ہے اس حوالے سے ہم وکٹم ہیں، یہ ساری دنیا کو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں، لیکن اب یہ بات آہستہ آہستہ تسلیم بھی کی جا رہی ہے. ہم نے جانیں ضائع کی، قربان کی، اپنے معاشی نقصان کیا، ہم نے اپنے ملک میں کچھ ایسی بدعتیں نہ جاری کروا دیں. اس یہ جو افغان جنگ اور یہ سارا 40 سال کا تماشا ہے، ہمیں بہت اس کا نقصان ہوا. اور ہم نے پہلے تو یہاں پر انٹرنیشنل یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ کچھ کھیل کھیل رہی تھیں، اور پاکستان جو ہے وہ آزاد دنیا کا ساتھی بنا ہوا تھا، اور اس میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئیں. لیکن اب ہماری پالیسی بالکل سیدھی ہے، اور ہمارا نقطہ نظر دنیا میں تسلیم بھی کیا جا رہا ہے. یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے، اور میرا خیال ہے ہندوستان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے بھی بہترین موقع ہے. یہ خطے کے مسائل کو یہ طاقت اور مسل فلیکس کرنے سے حل کرنے کے بجائے یہاں بات چیت،
यहाँ ताउन, यहाँ तिजारत, इस चीज की जरूरत है इस खत्ते को, और तभी खत्ते आगे बढ़ते हैं। वरना दुनिया में आप देख लीजिए कि खत्ते आगे बढ़ते हैं, तन्हा अगर मुल्क हो जो अपने आसपास सब मुल्कों से लड़ा हो, तो वो किसी वक्त भी वो सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाता है, वो 20, 25, 30 साल पीछे जा सकते हैं। जैसा कि इस जंग में खतरा पैदा हो गया था कि हिंदुस्तान 5-7 दिनों में ही ये 20 साल की अपनी मेहनत जो है उसको जाया कर बैठता। तो ये हम समझते हैं कि जी और पाकिस्तान का मौका जी जी हमाद साहब और दुनिया भी जी हमारे मौके अच्छा हमाद साहब, आपकी आवाज़ जो है वो गालिबन ड्रॉप हो गई है, और जैसा कि हमारा पैनल भी ये बात कर रहा है ना, तो ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान खुद जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ा है। 92,000 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए हैं दहशतगर्दी की इस जंग में। तो ये कहना कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है दहशतगर्दों को इंतहाई गलत बयान है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हॉकी के खेल पर बात होगी। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 27 अगस्त से भारत के शहर राजगीर बिहार में हॉकी एशिया कप का आगाज हो रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को वीजे जारी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमती मंजूरी के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। बज़ाहिर ये एक रिवायती खेलों की सरगर्मी है, मगर इसके पस मंजर में पाक भारत ताल्लुकात की तल्ख तारीख, खेल को सियासत से आलूदा करने की रिवायत और हालिया कशीदा वाक़यात इस फैसले को महज मैच से बढ़ाकर एक रियासती वक़ार के इम्तिहान में तब्दील कर रहे हैं। याद रहे कि रवां बरस फरवरी में पाकिस्तान ने 28 बरस बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट की मेज़बानी की, जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत तमाम बड़ी टीम्स ने शिरकत की, मगर भारत ने वहां भी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान आने से इनकार किया, बल्कि अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। याद रहे दुबई में खेले गए थे मैच। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि गुज़िश्ता बरस भारत ने अपनी कबड्डी और ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बरक्स पाकिस्तान ने 2011 में मुंबई हमलों के बाद, 2016 में पठानकोट वाक़े के बावजूद और हाल ही में 2023 में सिफारती तनाव के उरूज पर भारत जाकर क्रिकेट खेली। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों जैसा कि कबड्डी, हॉकी, कुश्ती, स्नूकर और शतरंज में पाकिस्तानी खिलाड़ी मुतअद्दिद बार भारत जा चुके हैं। सिर्फ खेल के एहतराम और खित्ते में अमन की मुस्बत इशारे के तौर पर इसके बरअक्स भारत का मुसलसल इनकार न सिर्फ खेल की रूह के मुनाफी है, बल्कि इसमें वाज़ेह सियासी बदनीयती भी झलकती नजर आती है। तो क्या अब हमें भी उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए इस रवैये का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या कौमी खुददारी और बराबरी का तकाजा यही नहीं कि हम हॉकी एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करें? अगर एक तरफ खेल को सियासत से अलग रखने का उसूल है, तो ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों लागू होता है? वक्त आ गया है कि हम सिर्फ पॉजिटिव जेस्चर के से आगे बढ़े और बराबरी की सतह पर फैसले करें, क्योंकि वक़ार की कीमत खेलने का वक्त अब गुजर चुका है। बराबरी, एहतराम और खुद मुख्तारी का उसूल खेल में भी लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिसी में। और हालिया कशीदगी के बायस पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भारत जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ना तो सिक्योरिटी दी जाएगी और ना ही सेफ्टी का कोई भी हमें इम्कान नजर आएगा। माजी की बहुत सारी मिसालें मौजूद है। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि एशिया हॉकी कप, भारत का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे देने का फैसला, भारत की पाकिस्तान ना आने की पॉलिसी बरकरार है, क्या पाकिस्तान को भी उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए भारत जाकर खेलने से इनकार कर देना चाहिए? जैगम खान साहब, क्या समझते हैं? जी, मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू का जो उसूल है उस पर इसरार करना चाहिए और न्यूट्रल वेन्यू डिप्लोमेसी करनी चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स आज के दौर में डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि इससे मीडिया मैसेजिंग होती है, इससे नैरेटिव बिल्डिंग होती है। और भारत मुसलसल खेलों को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को साइड लाइन करने के लिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। जो उसकी बड़ा गेम प्लान है पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, खेलों में आइसोलेट करना उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ उसने एक तौहीन आवेज रवैया अपनाया हुआ है सिक्योरिटी के नाम पे। 2019 से कोई बायलैटरल खेल वो नहीं खेला जी। और हद ये है कि जो साइड वाले स्पोर्ट्स हैं, पंजाब की टीमों को जो 2 पंजाब कबड्डी की चैंपियनशिप खेलते थे, उसने साल हा साल से पंजाब की कबड्डी की टीम को मना कर रखा है कि पाकिस्तान नहीं जाना, नहीं खेलना। तो किसी तरह का खेल वो पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं है। और जब पाकिस्तान की टीम बहुत मौक़ों पर जाती रही है, जाने की ख्वाहिश करती रही है, तो वीज़ों पर उसने पाबंदियां लगाई हैं।
न्यूट्रल वेन्यू के खिलाफ नो शो वो थ्रेट्स देता रहा है। हाँ जी, देखिए जो खुददार कौमें होती हैं उनमें क्विड प्रो को होता है कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, जो बिहेवियर तुम अख्तियार करोगे वही बिहेवियर हम अख्तियार करेंगे, हम किसी गैर मुसावी सलूक को कबूल नहीं करेंगे। तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि हमें इस नफ़रत अंगेज़ी के ख़िलाफ़ ना कह देनी चाहिए। सही। हमें ये कहना चाहिए कि आप अगर हमारे साथ यहाँ नहीं आएंगे तो हम वहाँ नहीं आएंगे, और हम न्यूट्रल वेन्यू पर इसरार करेंगे। और पाकिस्तान को इस डिप्लोमेसी को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। जैसे नए डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बन रहे हैं तो उनके साथ उनके पैरेलल नए स्पोर्ट्स के इवेंट पाकिस्तान को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन मुल्कों के साथ जो भारत से अलावा, भारत से हटकर अलग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो नए स्पोर्ट्स ब्लॉक बनाने चाहिए पाकिस्तान को, अपनी बेहतर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी करनी चाहिए। सही है, ठीक है। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। कहिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि सब टीमें आई, भारत नहीं आया, जिद पे अड़ा रहा, हमने भी जिद पूरी की, हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए। हॉकी के मैच में भी अब हमें भी अपनी जो है अपने मुतालबे को सामने रखना चाहिए कि हम भी अब भारत नहीं आएंगे, हमें भी अब भारत में जाके नहीं खेलना। मैं जैगम साहब ने जो कहा उनके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ, और ये जो उन्होंने कहा कि जैसा तुम करोगे वैसे ही हम करेंगे, मेरा तो आपके इस सवाल के जवाब में यही मौक़िफ़ है। सही, क्योंकि माजी की तारीखों में हमने देखा है ना, 1999 में हमने देखा कि हमारे खिलाड़ियों पे बोतलें फेंकी गई, प्लेटें मारी गई, आग लगाई गई। सिक्योरिटी की बात वो करके नहीं आए तो हमें भी तो सिक्योरिटी के खर्चात हैं, और ख़ास तौर पे इस मौके पे जब अभी चंद दिन पहले हमने एक दूसरे के बाहम इतनी हमारी चपकश बढ़ी है, तो हमें तो सिक्योरिटी के खर्चात हैं। जिन वजूहात की बिना पे दुनिया ने उनकी बात को तस्लीम कर लिया, तो वही वजह हम बता रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे खिलाड़ियों को खतरात हैं। जाहिर है जाने उतनी जरूरी है ना हमारी अपने खिलाड़ियों की, लेकिन अगर न्यूट्रल वेन्यू पे आते ही नहीं है तो फिर क्या है? रीजन है खतरात की। ये जो अभी पिछले महीने वाकयात हुए हैं वो रीजन है खतरात की, कि कुछ भी हो सकता है। जब हम जीत की बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक कर दिया जाए कि हम दोबारा बंदूकों को एक दूसरे पे तान लें, तो फिर क्या होगा? तो बेहतर ये है कि जो वेन्यू है हम मुतालबा करें कि एक न्यूट्रल वेन्यू तय कर लें, हम वहाँ पे आके हॉकी खेलने को तैयार। अगर नहीं मानते, क्योंकि भारत जैसी मोटी सोच में अगर ये बात नहीं समझ में आती कि न्यूट्रल वेन्यू पे जाना है, तो फिर क्या बॉयकॉट कर दिया जाए हमारी तरफ से? मैं तो समझता हूँ कि बाइकआउट कर दिया जाए, अगरचे लोग काफ़ी तौर पर तनकीद करेंगे इस मेरे रवैये पर, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ मुझे इस बात का खदशा है कि कोई साशी अनसर जो है और साशी अनासर जो हैं इस खेल के मैदान में होने वाले खेल को कहीं ऐसी खेल में तब्दील न कर दें जो दोनों मुल्कों के गले पड़ जाए। सही है, यानी खेल की आड़ में कुछ और ही ना, हम कभी भी भारत पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हॉकी एशिया कप माजी को सामने रखते हुए हमारे खिलाड़ियों को वहां खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करना चाहिए। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए, लेकिन एक फरीक बार बार खेल को सियासत से जोड़ता है और इस पे फिर ऐसे काम भी करता है जो कि नाकाबिले बयां होते हैं, क्योंकि माजी की तारीख हमारी बहुत भरी पड़ी है इन चीज़ों से। आपको लगता है कि भारत को अक्ल आ जाएगी, खेल को खेल समझे, सियासत को सियासत समझे, सफारती चीज़ों को सफारती चीज़ें समझे? नहीं, अक्ल के मुताबिक काम कर रहा है। हमें समझना पड़ेगा वो कर क्या रहा है। धौंस, गुंडागर्दी, न्यू नॉर्मल, ये 3 लफ्ज़ हमें याद रखने चाहिए। ये क्या न्यू नॉर्मल है कि मैं जब दूंगा तो मिलेगा, मैं जब मना कर दूंगा तो नहीं मिलेगा। ये मैं, चाहे वो वीज़ा है, चाहे गेम है, चाहे वेन्यू है, चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट है, क्या है? डायबोलिज्म। 2 हिस्से हैं, मेरी पर्सनालिटी के 2 हिस्से हैं। इसका मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजिकली दूसरे बंदे को, दूसरी कौम को, दूसरे साथी को, किसी भी रिश्ते के अंदर बीवी मर्द को, मर्द बीवी को आम तौर पर वो इस हद तक ले जाए, कहे कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हें दूंगा तो तुम्हें मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये है वो रिश्ते का ताल्लुक जो कि साइकोलॉजिकली, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर ज़ेर कर देता है। अगर हम इस खेल में पड़े, इस तरह के खेल में जब हम समझ ना पाए तो हम उस कौम के ज़ेर हो जाएंगे। वो ये कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमले किए, हमने साथ जंग की, हमारे से क्रिकेट को नहीं माना, कहा हम बाहर खेलेंगे, अपनी मनवाई। आज उनका जे शाह बैठा है ICC के अंदर, वो ये फैसले कर रहा है।
पाकिस्तान को आज हॉकी के लिए, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को स्पोर्ट्स खेलनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स खेल सकता है, लेकिन इस समझ और बूझ के साथ कि हिंदुस्तान खेल आपके साथ क्या खेल रहा है, वो हॉकी का खेल नहीं खेल रहा। वो कह रहा है जब मैं वीज़ा दूंगा उस वक्त आ जाना, स्क्वाश वाले को नहीं दूंगा, क्रिकेट वाला मुझे पसंद नहीं है, वो यहाँ पे नहीं खेलेगा, वो यहाँ खेलेगा। यानी वो इस पूरे खित्ते के अंदर एक ऐसा रोल लेके चल रहा है जिससे कि वो डिटरमिन करना चाहता है कि वही है जो ताकत है जो बताएगी कि होगा क्या, किस तरीके से काम चलेगा, कौन करेगा और कहाँ होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसको डिफीट करने के लिए अब हमें बिल्कुल बात एक तो ये है कि हमें ऑल्टरनेट अपना एक प्लान्स बनाने चाहिए, ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराने चाहिए और लोगों को शामिल करें। जब ये हो रहा हो तो और लोगों को, और याद वो जो हमेशा कहता है कि थर्ड वेन्यू तो एक मेरा डिप्लोमेटिक तरीका है बात को आगे ले जाने का कि थर्ड वेन्यू होना चाहिए। और इस केस में पाकिस्तान उतना ही हकदार है एशियन हॉकी का जितना भारत है। ये उनके भारत एशिया नहीं है, पाकिस्तान और भारत मिलके जनूबी एशिया बनते हैं, ये याद रखना चाहिए। तो पाकिस्तान को अपना हक लेने के लिए अपना वेन्यू जो है थर्ड कंट्री के अंदर खेलना पड़ेगा, न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पड़ेगा, तब पाकिस्तान जाएगा। और पाकिस्तान को यहाँ पे अपना जैसे कहते हैं ना कि पुट दे फुट डाउन। ये अब ये मत कह दीजिए अच्छा हम नहीं आ रहे, हम छोड़ दे रहे हैं, हम आएंगे नहीं आएंगे, ये बात ऐसे नहीं होती। यू हैव टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, कुछ हासिल कीजिए इसमें। सही है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना कि अब 3 साल तक क्रिकेट में ये हो गया कि क्रिकेट का जो भी इवेंट होगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान वो अब दूसरे मुल्क में खेला जाएगा, ना तो पाकिस्तान में खेला जाएगा ना ही भारत में। हॉकी में भी इसी तरह का कुछ होना चाहिए। हमाद साहब आपकी तरफ आते हैं। हर धर्मी भारत की बरकरार है कि पाकिस्तान में खेलने के लिए तो वो आता नहीं। अब पाकिस्तान को भी ये मुतालबा करना चाहिए कि या तो न्यूट्रल वेन्यू हो या फिर हम बॉयकॉट करें। हिंदुस्तान का रवैया इस ज़मन में मरीजाना है, यानी मुसलसल उनके रवैये से यूं लगता है कि यानी बैलेंस लूज कर गए हैं वो इस मामले में। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश तो करते रहते हैं, जैसे हम फैटम में देखते हैं, IMF में देखते हैं, जहां जो फोरम उनको मैसर आता है वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन ये ख्याल ही नहीं रखते कि ये जो नफरत अंगेजी है, जैसे आप खेलों की तरफ आपने उसका रुख कर दिया और खेलों की तरफ रुख नहीं कर दिया, ये हर शोबे में उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इसको फैलाएं, इसका नफूज करें। जैसे सकाफत हो गई, जैसे कोई एक्टर 2 चले जाते थे या 2 सिंगर गा लेते थे, या वो कहते हैं भाई इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। बैन है। वो कर क्या रहे होते हैं, वो अपना शो करते हैं, यानी हम ताकतवर हैं और हम ये बांटते हैं, लोगों में इज्जतें तकसीम करते हैं, यानी दौलत के नाम पर ये 2-4-5 करोड़ हम दे देते हैं किसी प्लेयर को बुलाकर, या किसी एक्टर को 10-20 करोड़ दे देते हैं, तो हमारी ये हैसियत है कि हम तकदीरें बदल सकते हैं अफराद की। मतलब ये रवैया वो अपनाता है, नौ दौलतियों वाला उनका रवैया है, मरीजाना रवैया है। और हम जो हमेशा कहते हैं कि नहीं भाई खेलें होते रहनी चाहिए, आपस में खेलें, कम से कम यहां तक ना इस बात को पहुंचाएं, हम जैसे लोग भी खामोश हो जाते हैं फिर कि भाई एक ही बात बार बार आप करते जाते हैं, तो दूसरा मुल्क जो है पाकिस्तान वो क्या करे बेचारा भाई। एक कौमी वकार भी कोई चीज है, हम आखिरकार हमें एक रियासती तौकीर भी एक चीज होती है, तो हमें मजबूरन ये रवैया अपनाना पड़ता है। हम खुश दिली से नहीं अपनाते, लेकिन मजबूरन हमें ये रवैया अपनाना पड़ता है और हमें अपनाना चाहिए कि यही तकाजा होता है इस तरह के दुश्मन के। बिल्कुल अमाद साहब, क्योंकि हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं और एक ऐसा मुल्क जिसकी दहशतगर्दाना सोच हो, वहां पर हमारे खिलाड़ी किसी तौर पर महफूज नहीं हो सकते। अपने पैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह पीर को आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।